जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी वंश पढ़े, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी वंश, उन सभी वंशों में सबका अलग अलग विशेषता रही है। उन सभी जो सल्तनत रहा उसको हम लोग दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। इस दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक एक व्यवस्था था, किस तरह से कर लगता था, किस तरह से सैन्य व्यवस्था थी, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। उसमें जैसे हम लोग एक मुख्य रूप से एक बात समझते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश आए हैं, सभी वंश क्या थे? मुस्लिम थे। उन सभी जो भी वंश थे मुस्लिम थे। उन सभी वंशों में एक चीज़ कॉमन क्या था कि सभी मुस्लिम थे। दूसरी बात क्या थी कि जो भी मुस्लिम शासक बनते थे, उनको शासक बनने से पहले, क्योंकि थे मुस्लिम, तो उनको क्या करना पड़ता था? खलीफा से परमिशन लेना पड़ता था। खलीफा से परमिशन लेने के बाद ही, मान्यता प्राप्त लेने के बाद ही वह क्या करते? सुल्तान कहलाते थे। तो जितने भी सुल्तान आए, सबने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्य किए अपने अपने तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी पूरे दिल्ली सल्तनत यानी कि जो जितने भी 5 वंश थे, उन सभी 5 वंशों में कैसी व्यवस्था थी, जैसे हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं ना, वर्तमान समय में बोलते हैं तो बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के समय या इंदिरा गांधी के समय जो व्यवस्था थी वो कुछ अलग थी, नरेंद्र मोदी के समय कुछ व्यवस्था क्या है, कुछ अलग है। तो ठीक उसी तरह सबकी जितने भी वंश आए हैं, समझिए कि जितने भी प्रधानमंत्री या राजा बने हैं, तो वो सभी का क्या है, सबका अपना अपना व्यवस्था रही है, सब अपने अपने ढंग से कार्य किए हैं अपने अपने सुविधा के हिसाब से। तो ठीक उसी तरह क्या है कि अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ते हैं, इसमें सबकी क्या विशेषता रही है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो आधिकारिक भाषा था ना, जो ऑफिशियली लैंग्वेज था, वह था फारसी। इसी फारसी भाषा में जो भी आधिकारिक काम होता था, ऑफिशियली वर्क, वह सभी फारसी भाषा में ही कार्य किया जाता था। हम लोग इसके पिछले जितने भी क्लास में पढ़े थे, उसमें हम लोग क्या देखे होंगे कि जितने भी कुछ ऐसे शासक रहे हैं जो क्या किए हैं कि जो भी हिंदू ग्रंथ थे उसको क्या, किस चीज़ में, फारसी में क्या किया है, अनुवाद करवाए हैं। ठीक, तो आधिकारिक भाषा किस रूप में रही? वह रही फारसी। उसके बाद देखते हैं कि शासन की जो सबसे छोटी इकाई रही, वह सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो वह थी ग्राम। शासन की, जैसे हम लोग वर्तमान में भी देखते हैं कि जो शासन व्यवस्था होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम। और वही व्यवस्था उस समय भी थी और अभी भी यही है, जिसका प्रधान क्या कहलाता था? चौधरी। जिसका प्रधान क्या कहलाता था? चौधरी। हम लोग जब ग्राम पंचायत में, जहाँ हर जगह ग्राम पंचायत एक बना होता है, उसी के बारे में यह कहा जाता है। भू राजस्व की सबसे छोटी इकाई थी, कौन थी? ग्राम। वर्तमान समय भी वही है, भू राजस्व की सबसे छोटी इकाई, यानी सरकार का जो सबसे छोटा जो कर्मचारी होता है वह होता है भू राजस्व कर्मचारी। ठीक, तो यह शासन की सबसे छोटी इकाई थी। दूसरा है, वर्तमान समय भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो घर है, जो यहाँ घर रहते हैं, तो आप लोग सुनते होंगे कि घर का रसीद कट रहा है, तो वो क्या है? राजस्व विभाग में जाकर के जमा कीजिए। जमीन है, जमीन का कर आपको देना है, कहाँ? राजस्व विभाग में जमा कीजिए। तो इसका काम ही क्या था? पैसा वसूलना। ठीक, यानी भूमि से रिलेटेड, भू राजस्व मतलब भूमि से रिलेटेड जो भी पैसा होता था उसका, वह वसूलने का काम किसका था? भू राजस्व का। उसके बाद है अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? इस जो दिल्ली सल्तनत में हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी अमीर बने या सुल्तान बने, वह अधिकांश किस वर्ग के थे? सभी तुर्क वर्ग के थे। ठीक, एक अफगानी जो सबसे लास्ट में जो लोदी वंश बना है, वही क्या था? एक अफगानी वंश का था। तो बाकी सभी जितने भी थे वो सभी किस वर्ग के हैं? तुर्क वर्ग के हैं। अब देखिए, इसकी सबसे प्रशासनिक इकाई के बारे में हम लोग देखते हैं, तो उसमें हम लोग एक बात समझ में आती है कि यह जो प्रशासनिक इकाई थी, साम्राज्य यानी वर्तमान क्षेत्र, वर्तमान से अगर तुलना की जाए तो समझिए केंद्र, वर्तमान लेवल पे। ठीक, वर्तमान लेवल पे केंद्र। तो जो हम लोग अभी वर्तमान लेवल पे जो केंद्र है, उसका हम लोग प्रमुख बोल सकते हैं प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति है। तो जो उस समय जो प्रमुख होता था उसको बोला जाता था सुल्तान, यानी जो भी साम्राज्य होता था उसका जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? सुल्तान का जाता था। ठीक, उसके नीचे हम लोग एकता को हम लोग समझ लेते राज्य के। राज्य यानी एकता जो होता था, यानी राज्य, यानी कि हम लोग जैसे वर्तमान क्षेत्र में देखते हैं कि कई सारा क्या होता है, गांव मिलकर एक ब्लॉक बनता है, प्रखंड, फिर कई सारा प्रखंड मिलकर एक अनुमंडल बनता है, कई अनुमंडल बनकर एक क्या बोलते हैं, जिला बनता है, कई जिला बनकर एक प्रमंडल बनता है, और उसके बाद क्या बोलते हैं? राज्य बनता है। तो ठीक उसी तरह क्या है कि यह राज्य जो है, एकता को समझिए कि क्या था, वर्तमान क्षेत्र में यह राज्य के रूप में है। ठीक, और उसका जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे इक्तेदार, यानी कि इसको हम लोग मुख्यमंत्री बोल सकते हैं। ठीक, यह जो होता था यह होता था जिला। यह क्या होता था? जिला। सिख, जिसको बोलते हैं सिकदार। जिला का हेड कौन होता है? डीएम बोल सकते हैं। डीएम भी क्या होता है? एक भू राजस्व अधिकारी ही होता है। ठीक ना, जिसको हम लोग समाहर्ता बोलते हैं। ठीक ना। अच्छा, परगना,
इसको हम लोग समझते हैं किसी ब्लॉक लेवल पे, जिसको हम लोग प्रखंड बोल सकते हैं, प्रखंड, ठीक ना। ब्लॉक लेवल पे परगना, उसको बोलते थे आमिल, जो अधिकारी जो प्रमुख होता था, जो हेड होता था उसको बोलते थे आमिल। एक ग्राम होता था जिसके प्रधान को क्या बोलते थे, चौधरी। तो इस तरह से क्या थी, यह प्रशासनिक इकाई थी। सबसे ऊपर केंद्र, उसके नीचे राज्य, उसके नीचे जिला, उसके नीचे प्रखंड और उसके नीचे क्या, ग्राम होता था, ठीक। और इसके प्रमुख कौन, सबसे प्रमुख तो सुल्तान होते थे, उसके बाद इक्तेदार, सिकदार, आमिल और चौधरी, ठीक। इस तरह से क्या थी, प्रशासनिक इकाई थी इस पूरे दिल्ली सल्तनत में। अब देखते हैं कि इसकी जो कर व्यवस्था थी, तो कर व्यवस्था क्या हो रही कि सभी शासक जो थे वो अपने अपने हिसाब से क्या कर लगाते थे, लेकिन जो कर लगाते थे इसमें क्या प्रमुख जो ये जो कर हम लोगों ने इतना लिखा, ये सभी कर थे और लागू थे। तो ये सभी कर क्या थे, सभी शासकों ने अपने अपने ढंग से लगाया, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक उस जो कर था वो मुस्लिमों से भूमि कर लिया है, भूमि कर के रूप में लिया जाता था मुसलमानों से, जबकि थे तो मुस्लिम। लेकिन सबसे पहले जो कर लगाया गया था वह जजिया कर, गैर मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था। मतलब क्या था कि यह जो जजिया कर जो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, यह जो जजिया कर था, यह क्या था कि जो भी हिंदू थे ना, गैर मुस्लिम मतलब क्या हुआ, हिंदू, मतलब गैर मुस्लिम मतलब क्या, मुस्लिम नहीं, मतलब कौन होगा, हिंदू। तो हिंदू जो धर्म के लोग थे, उस हिंदू धर्म से क्या किया जाता था, एक कर लिया जाता था। किस लिए, तो वह उनके संरक्षण के लिए कि आप इस मुस्लिम क्षेत्र में रहते हैं, आपको युद्ध से, इस युद्ध में न जाने के लिए, आपको जो है सो आसपास जितने भी कुछ भी आक्रमण होगा उससे संरक्षण देने के लिए एक कर लिया जाता था, जिसको बोलते थे जजिया कर। उसने जो करता था मुसलमानों से भूमि करके, जो जमीन का टैक्स होता था पहले मुसलमानों पर नहीं लगता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, मुसलमानों पर लगा, जिसको हम लोग बोलते थे उसरे, ठीक। उसके बाद जकात, उच्च वर्ग के मुसलमानों से धार्मिक कर, यह उच्च वर्ग के यह मुसलमानों से लिया जाता था 2 या जो मुसलमानों से लिया 2.5 करके एक टैक्स लिया जाता था, या उनके आय का कुछ हिस्सा लिया जाता था, क्योंकि इनके धार्मिक के लिए, इनके धर्म के लिए, मतलब क्या कि इनको लेकर के आपको तीर्थ यात्रा, जैसे मुसलमानों के लिए क्या है, मदीना, मक्का की यात्रा, तो इस सब के लिए क्या कहते, इनसे कर लिया जाता था, जिसको बोलते थे जकात, कर के रूप में लिया जाता था। गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर, जजिया कर देख लिया। खराज, गैर मुस्लिमों से भूमि कर, यानी कि हिंदुओं से जो भूमि कर लिया जाता था उसको बोलते थे खराज। उसके बाद क्या था, खुम्स। खुम्स क्या था, खुम्स बहुत इंपॉर्टेंट था कि युद्ध में जो भी, जब सैनिक जाते थे, सैनिक जाने के बाद जब युद्ध में लड़ाई करने के बाद जो भी धन लूट करके लाते थे, या फिर कहीं गड़ा हुआ धन मिलता था, तो उससे क्या करते थे कि वह बंटवारा जो होता था, तो उसमें क्या होता था कि 20% जो होता था, देखिए 20% यानी कि 1/4 यह राजा को मिलता था। अब 4.5 यानी कि 80% समझिए, यह क्या सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन बाद में यह क्या हुआ, यह बदल गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय यह क्या किया गया, इसको बदल करके इसको 80% राजा रखता था और 20% क्या हुआ, सैनिक लोग रखने लगे। तो यह जो होता था भूमि से लुटे हुए धन पर खुम्स कर लगाया जाता था। 80% राजा रखता था। पहले कितना था, पहले 20% राजा रखता था, 80% सेना में बांट देता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो उसने क्या किया, 80% खुद रखा और 20% क्या सेना में बांट दिया। उसके बाद सर्व, यानी सिंचाई पे कर लगा, तो वह है सर्व कर। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले जो सिंचाई नहर का निर्माण कराया, और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण करेगा, उसी के द्वारा सिंचाई पर क्या किया, कर लगाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्व कर। यानी हमारे नहर से, हम जो नहर बनवा रहे हैं, नहर है, उस नहर से यदि आप पानी लेकर के आप अपने खेतों में सिंचाई कीजिएगा, खेत में पानी दीजिएगा, तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको बोलते थे सर्व कर। अब देखिए, उसके बाद देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में क्या थी, कुछ प्रशासनिक विभाग की स्थापना की गई थी। उस विभाग के, जैसे हम लोग वर्तमान क्षेत्र अगर तुलना की जाए, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री है, तो उस प्रधानमंत्री के क्या है, उसके आसपास जितने भी कैबिनेट मंत्री रहते हैं, वो किस लिए, सबका अलग अलग विभाग बना हुआ है। रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, उस तरह से क्या, यह सभी मंत्रालय बनाई गई थी। तो उन सभी मंत्रालय का कौन कौन स्थापना किए थे और उसका नाम क्या था, उसके बारे में, जैसे हम लोग तो वर्तमान समय बोल देते हैं ना कि वित्त मंत्री, ठीक, वर्तमान समय बोल देते हैं होम मिनिस्टर, वर्तमान समय बोलते हैं रक्षा मंत्री। तो क्या कौन है, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। लेकिन उस समय क्या होता था कि जो सैन्य और रक्षा से जो संबंधित होते थे, उनको कहा था दीवान ए अर्ज। तो उस समय का नाम ही वो अपने ढंग से रखे हुए थे, और वो जो विभाग का नाम था, जो प्रशासनिक विभाग का नाम था, उसका नाम ही था दीवान ए अर्ज। अभी हम लोग वर्तमान में बोलेंगे क्या, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, ठीक ना। तो उसी तरह क्या था, इस तरह से विभाग की स्थापना की गई थी।
दीवान ए अर्ज सैन्य और रक्षा से संबंधित एक क्या था, एक विभाग था जिसकी स्थापना किसने की थी, बलवन ने की थी। हम लोग देखते हैं कि बलवन के समय में बलवन ने जो प्रशासनिक क्षेत्र में क्या किया था, एक प्रणाली लाई थी जिसको हम लोग बोलते हैं सिजदा और पाबोस। ठीक, सिजदा और पाबोस लाया था, घुटने में बैठकर, और सुल्तान का क्या करता है, हाथ को पाँव को चूमना, सिजदा पाबोस लाया था। बलवन ने क्या किया था, इस तरह से बहुत सारे कार्य किए थे। सैनिक के लिए भी कार्य किए थे कि ताकि एक विशाल सेना का निर्माण इसलिए कर रहा था वो, ताकि कोई उस पर आक्रमण करने के लिए ना सोचे। तो इस तरह से इसने बहुत सारे, इसने क्या गुप्तचर विभाग का भी स्थापना किया, किसने, बलवन नहीं किया था। ठीक, उसके बाद दीवान, सब में दीवान ए लगा हुआ, ठीक ना। दीवान ए रियासत, यह बाजार नियंत्रण किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि एक बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसमें क्या किया था कि बाजार में जो भी मूल्य होते थे सामान्य के, वस्तुओं के, वो निर्धारित किए गए थे, और उसी निर्धारित मूल्य पे क्या कहते थे, वस्तुओं को बेचा जाना होता था। उसके साथ ही क्या होता था कि यदि कोई व्यक्ति इसमें गड़बड़ी करता था, धोखाधड़ी करता था, चोरी करता था, तो उसको सजा भी मिलती थी। तो इसने, और सभी जो एक अलग अलग, जैसे कपड़ा का अलग मार्केट, सब्जी का अलग मार्केट, मसाला, तो इस तरह से इसने एक बाजार नियंत्रण प्रणाली को बहुत अच्छे ढंग से चलाया था। ठीक, इसने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान ए रियासत, और एक दीवान ए रिसालत, यह धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। इसका भी स्थापना किसने की थी, इसका भी संस्थापक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए इंसा, यह पत्राचार विभाग से था, यह इसकी भी स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए वजारत, वित्त विभाग से संबंधित था, पैसा से रिलेटेड था, इसने भी किसने किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए मुस्तखराज, राजस्व विभाग से, इसकी स्थापना भी किसने की, तो ये बलवन ने, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं की थी। दीवान ए मुस्तखराज, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्व विभाग से संबंधित है, दीवान ए मुस्तखराज, इसके संस्थापक कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद है दीवान ए अमीर कोही, यह कृषि विभाग से संबंधित था, और यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान ए अमीर कोही कृषि विभाग से था, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है मूर्ख और पागल शासक के रूप में भी जाना जाता है। इसने बहुत सारे प्रशासनिक क्षेत्र में हमने देखा कि दोआब के क्षेत्र में इसने क्या किया, कर बढ़ाया था, ताकि क्या होगा, क्योंकि दोआब के क्षेत्र में क्या होता है, भूमि बहुत अधिक उपजाऊ होता है, बहुत सारा क्या होता है, फसल बहुत ज़्यादा उसमें होता है, तो जहाँ पैदावार अधिक होगा तो उसने क्या किया, वहाँ पर टैक्स बढ़ा दिया था। फिर उसने बाद इसके बाद इसने क्या किया था, इसका 2 युद्ध भी असफल हो चुका था। उसके बाद इसने क्या राजधानी परिवर्तन किया था, दौलताबाद से दिल्ली, से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली। और इसने कृषि के क्षेत्र में भी क्या काम किया था कि एक विभाग बना करके उसने क्या किया, एक उसके क्षेत्र को दे देता था कि आप उस क्षेत्र का क्या कीजिए, देख रेख कीजिए, उसके जैसे हम लोग वर्तमान में देखते हैं ना कि सभी मंत्रियों को एक क्या कहते हैं, एक गांव सौंप दिया जाता है जिसको स्मार्ट गांव बनाने का उसको जिम्मा दिया जाता है। ठीक उसी तरह उसने क्या किया था, एक विभाग बना दिया था जिसका नाम था अमीर कोही, और उसने क्या किया, अधिकारी को दे दिया था कि आपको, आपके अंडर में ये कुछ भूमि है, इसकी देख रेख उपजाऊ जो है आपको करवाना है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि बंजर भूमि को पसंद कर लिए थे, और बंजर भूमि में क्या होता है, खेती तो होगा नहीं, तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक का यह भी प्लान फिर असफल रहा। और क्या हुआ था कि जो भी किसान लोग थे वो भी घोड़ा बैल, जो भी बैल से ही खेती होती थी, वो सभी बैल लेकर के चुपचाप उड़ा गए। ठीक ना, तो इसलिए उसने कौन सी विभाग की स्थापना की थी, कृषि विभाग से। दीवान अमीर कोही। दान विभाग था, जिसका विभाग का नाम था दीवान ए खैरात, इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह, FS शॉर्ट में लिखा हमने, FST, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए बंदगान, दासों की देखरेख किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक। किस शासक के समय सबसे ज़्यादा गुलाम था, वह था कौन, फिरोज शाह तुगलक। इसलिए था कि फिरोज शाह तुगलक के समय ना जितने भी दास होते थे, मतलब क्या कि युद्ध करने गया, युद्ध से जो भी व्यक्ति को गुलाम बना कर लाया जाता था, उनको ला करके यहाँ पर मारा पीटा या उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता था, बल्कि उनसे क्या किया था, कार्य करवाया जाता था, उनको प्रशिक्षण देकर के उनको सिखाया जाता था, और उसके बाद उनसे कार्य लिया जाता था। तो इसकी देख रेख के लिए कहा था कि कई लाख, मतलब 1 लाख कुछ हज़ार जो गुलाम थे वो इन्हीं के समय में थे। ठीक ना, तो इसने एक विभाग की स्थापना कर दी जिसको कहते हैं दीवान ए बंदगान, जो दासों की देखरेख करता था। अच्छा, दार उल सफ़ा राजकीय अस्पताल, यह भी किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक। जो वर्तमान में हम लोग सदर अस्पताल के रूप में हम लोग जो देखते हैं हर क्षेत्रीय के रूप में, उसी तरह इसने भी क्या किया था, कि अस्पताल की स्थापना की थी, जिसका नाम था, जिस विभाग का नाम था दार उल सफ़ा। अब देखिए, यह सभी विभाग तो बनाए थे, और इस विभाग के जो होते थे इस विभाग का, वो ये थे, लेकिन प्रमुख अधिकारी कौन कौन होता था, तो वो देखते हैं कि राजमहल और राज परिवार की देखरेख करने वाला जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको कहा जाता था वकील ए दर। जो राजमहल और राज परिवार के, पूरे राजमहल और राज परिवार की जो देखरेख करने वाला था उसको कहा जाता था वकील ए दर। इसी का जिम्मा था राजमहल की देखरेख करना, राजमहल के जो परिवार होते थे उसके राज परिवार में जो भी व्यक्ति होते थे उनकी देखरेख करना।
काजी उल कुजात, यह न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ठीक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख देखिए, यहाँ इसमें नहीं लिखा हुआ है ना, गुप्तचर विभाग का प्रमुख देखिए वजीर ए मुमलिक, इसको यह जो प्रमुख अधिकारी होता था, जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी, उसको हम लोग क्या करते थे, जैसे हम लोग समझते हैं ब्लॉक होता था, ठीक ना, ब्लॉक में जो हेड होता है उसको हम क्या एसडीओ बोलते हैं। ठीक उसी तरह समझिए थे कि उस समय क्या अलग अलग सबका क्या होता नाम होता था, तो इस तरह के नाम हुआ करते थे। धार्मिक विभाग का जो प्रमुख होता था उसको बोलते हैं सत्र उल सुदूर। सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था उसको क्या बोलते हैं, आजिर ए मुमालिक। तो इस तरह से क्या होता है, प्रमुख अधिकारी होते थे, और यह कुछ प्रशासनिक क्या थे विभाग की स्थापना की गई थी, जो यह शासकों द्वारा। ठीक, अब देखते हैं कि उस दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें जो सिक्का जो चलता था वो कैसे चलता था। तो देखिए जो सिक्का जो प्रणाली थी वो सबसे पहले देखते हैं देहलीवाल सिक्का जो मोहम्मद गोरी के समय चलाया गया था, जो जिस सिक्के पे क्या होती थी, लक्ष्मी की आकृति क्या थी, अंकित थी। ठीक, उसके बाद टंका और जीतल नामक 2 सिक्के चलाया था किसने, इल्तुतमिश ने चलाया था टंका और जीतल। टंका जो सिक्का होता था वह किसका, चांदी का होता था, और जो जीतल सिक्का था वह तांबा का होता था। जो टंका जो था सिक्का, वो जो चांदी मतलब टंका जो सिक्का था, नाम टंका है, ठीक ना, जो किस धातु का बना हुआ था, चांदी का, और जीतल जो सिक्का था वो तांबा का बना हुआ था। जो चांदी का जो सिक्का बना हुआ था टंका, वो 175 ग्रेन का था, उस समय की माप थी 75 ग्रेन। अदली जब बलवन के समय चलाया गया था, जो सिक्का किसका होता था, सोना का सिक्का होता था। उसके बाद बहलोल लोदी द्वारा जो चलाया गया था, कहा जाता है बहलोली सिक्का, यह कहा जाता है कि अकबर के समय तक चला सिक्का तांबे का सिक्का, सबसे अधिक समय तक चलने वाला सिक्का कौन था, बहलोली सिक्का। ठीक, और किसके समय, बहलोली सिक्का मतलब बहलोल लोदी के समय। तो यह क्या था, एक सिक्का प्रणाली जो था वह था। तो अभी तक हम लोगों ने दिल्ली प्रशासन में देखी कि प्रशासनिक इकाई क्या थी, कर व्यवस्था क्या था, प्रशासनिक विभाग कौन से थे, सिक्के कैसे चलते थे। अब हम देखते थे कि सैन्य व्यवस्था क्या थी। जो उस समय की सैन्य व्यवस्था थी, तो उस समय सेना की जो भर्ती होती थी वह सुल्तान यानी कि केंद्र, जैसे वर्तमान में देखते हैं केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, यानी कि वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग सुल्तान स्तर पे और इक़्तिदार स्तर, इन दोनों स्तर पे क्या होती थी कि सेना की भर्ती होती थी। ठीक, उसके साथ ही सुल्तान स्तर पे और इक़्तिदार स्तर के साथ भी जो एक और सैनिक की व्यवस्था, जो सैनिक के क्या बोलते हैं कि बहाली, मतलब समझिए कि बहाल किया जाता था, वह क्या कहलाता था कि जैसे युद्ध होना है, अचानक कहीं युद्ध करना है, तो उसमें क्या होता है, यह तो परमानेंट रूप में किया जाता था, लेकिन वह क्या होता था कि जब कहीं युद्ध होना है तो युद्ध के समय क्या कहता है कि कुछ सैनिकों की बहाली ले ली जाती थी। युद्ध करने गए, युद्ध में जीते हारे जो भी हुआ, उसके बाद फिर जब वापस आए जीत के आए तो फिर सैनिक अपने अपने घर चले जाते थे, जो भी पैसा, जो भी जमीन की भूमि लेनी होती थी लेकर के वो सभी घर चले जाते थे। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है कि सेना की बहाली होती थी। उसके साथ ही क्या होता है कि सेना में जो मुख्य रूप से थे, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और नौसेना इसमें थे। अब देखिए इसमें क्या था कि एक दशमलव प्रणाली के रूप में सबको बांटा गया था। क्या कहा जाता था कि जो 10 घुड़सवार सेना होगी ना, जो 10 घुड़सवार सेना होगी वह एक, यानी 10 घुड़सवार सेना का एक जो रक्षेल सरखेल होगा, 10 घुड़सवार सेना का एक रक्षेल इसकी क्या करेगी, इसके अंडर में रहेगा, यानी एक सरखेल के अंडर में 10 घुड़सवार रहेगा, और 10 घुड़सवार के अंदर में कई सारे पैदल सैनिक रहेंगे। जैसे वर्तमान में हम लोग देखते हैं जो लेफ्टिनेंट होते हैं, उसके जैसे देखते हैं कि कई बटालियन में बटा हुआ रहता है सैनिक, उस बटालियन में क्या होता है, एक लेफ्टिनेंट के अंतर्गत कई बटालियन उसमें रहता है। ठीक उसी तरह का क्या होता है कि एक सरखेल के अंतर्गत 10 घुड़सवार होते थे, और एक घुड़सवार के अंतर्गत कई क्या होते थे, पैदल सेना होते थे, और 10 जो सरखेल होते थे वह एक सिपह सलार के अंतर्गत 10 सरखेल आते थे। ठीक, और 10 सिपह सलार के अंतर्गत क्या होते थे, एक अमीर, यानी कि एक अमीर के अंडर में 10 सिपह सलाहकार। अब सोचिए कि 10 सिपह सलाहकार के अंडर में क्या 10 सरखेल होते थे। ठीक ना, 10 सरखेल, यानी एक सिपह सलाहकार में 10 सरखेल, तो 10 सिपह सलाहकार में कितना, 100 सरखेल हो जाएगा। ठीक, इस तरह से क्या था कि बांटा गया था कि एक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक क्या होता है, सेनापति होता है, उस सेनापति के अंतर्गत क्या होता है, जैसे 3 सेना हम लोग भारत में देखते हैं, 3 सेना, जल थल वायु। जल थल वायु का प्रमुख कौन होता है वर्तमान में, तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति होता है। ठीक, अब मान लीजिए कि थल सेना है, तो इस थल सेना के अंतर्गत भी कई सारे
डिपार्टमेंट वो बन रहा होगा, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, बहुत सारे बना होगा, उसके अंतर्गत अलग अलग बटालियन होगा। ठीक उसी तरह इसमें भी बटा गया था। तो कहा जाता था कि 10 सिपा सलाहकार एक अमीर के अंडर में होते थे, 10 अमीर जो होते थे एक मलिक के अंडर में होते थे, और 10 मलिक जो होते थे एक खान के अंडर में हुआ करते थे। ठीक, अच्छा, जैसे हम लोग देखते हैं एक एसपी होता है ना, एक एसपी के अंतर्गत कई थाने होते हैं ना। ठीक उसी तरह बहुत सारा इसमें क्या होता है कि इसी के अंतर्गत क्या होता है, बांटा गया था। ठीक, वह सैन्य व्यवस्था थी। अब देखते हैं कि जो व्यापार और उद्योग थे, तो व्यापार कर जो लगाए गए थे, मुस्लिमों पर व्यापार कर वो 2.5% और हिंदू व्यापारी पर लगाया गया था 5%। यह क्या होता है, टैक्स लेते थे व्यापार करने का। उसके साथ ही जो व्यापार जो होती थी मुख्य रूप से खंबात के क्षेत्र यानी गुजरात में, और रेशम उद्योग के लिए जो उद्योग होते थे, अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग होता था, बंगाल में चावल, कन्नौज में इत्र के लिए, मालवा में पान के लिए, मुल्तान में चीनी के लिए, यह काफ़ी प्रमुख थे, प्रसिद्ध थे। उसके साथ ही हम लोग जो देखते हैं जो प्रमुख बंदरगाह थे उस समय, जो नौसेना थी, तो मतलब मुख्य रूप से समझिए कि बंदरगाह तो होगा ही। तो यह जो प्रमुख बंदरगाह थी, तो उसमें खंबात जो गुजरात के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। जो गुजरात का जो क्षेत्र था उसमें जो खंबात यानी खंबात मतलब क्या गुजरात का क्षेत्र है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। भरूच जो गुजरात में पड़ता है, सोनारगांव जो पश्चिम बंगाल में, हुगली जो पश्चिम बंगाल में, और एक देवल, यह भी कहाँ है, गुजरात में। यह सभी क्या थे, प्रमुख बंदरगाह थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दिल्ली सल्तनत का जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी कि अच्छा, रही बात समाज में, तो समाज में क्या थी कि महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उनको मजार जाने पर विरोध था, तो महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी इस समय। ठीक, तो अभी हम लोगों ने देखा कि दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसमें हम लोगों ने देखा कि इसके प्रशासनिक इकाई थी, कर व्यवस्था क्या था, सिक्का कैसा था, सेना व्यवस्था क्या थी, व्यापार और उद्योग कैसे थे, प्रशासनिक विभाग कौन कौन से बनाए गए थे, किसके किसके शासक के अंतर्गत। तो यही है आज का हम लोग का टॉपिक। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।